हेलो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक रुद्रा भूमि न्याय की तरफ से सभी का स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने देखा था जो आत्मनिर्भर भारत है उसका पार्ट 1 हमने पढ़ा था। आज हम लोग आत्मनिर्भर भारत के पार्ट 2 की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन पार्ट 1 का थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लें। रिवीजन करने में, क्विक रिवीजन में थोड़ी सी आसानी होती है, इससे कनेक्ट हो पाते हैं हम आगे चीज़ों को। तो कल हमने देखा था कि दो बातें। पहली ये कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री साहब हैं उन्होंने क्या क्या बातें कही थी अपने घोषणाओं में। तो पहली बात उन्होंने जो कहा था वो राहत पैकेज की बात कही थी, जिसमें हमने देखा कि 20 लाख करोड़ रुपए राहत पैकेज के रूप में उन्होंने देने की बात कही थी। और ये जो 20 लाख करोड़ रुपया है, ये भारत के कुल जीडीपी का कितना है, 10%। तो इस हिसाब से खर्च करने वाला भारत जो है 5वां सबसे बड़ा राष्ट्र है। दूसरा उन्होंने बात जो की थी वो बात की थी लोकल से वोकल की तरफ। लोकल से वोकल की तरफ का मतलब होता है कि आप लोकल को खरीदिए और उसका प्रचार भी करिए। तीसरी बात उन्होंने इकोनॉमी को लेकर की थी। इकोनॉमी में बात उन्होंने किया था कि इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए। अब इंक्रीमेंटल इकोनॉमिक ग्रोथ हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए कैसी, क्वांटम इकोनॉमिक ग्रोथ जो चतुर्दिक ग्रोथ को लेकर के आगे बढ़ रही हो। इसके बाद उन्होंने अपना जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए उन्होंने दो प्रकार की और बातें की हैं। पहली बात उन्होंने समस्याओं को लेकर की है, दूसरी बात उन्होंने अपने संकल्प को लेकर की है। समस्याओं में उन्होंने 4 प्रकार के एल प्रकार की समस्याओं का वर्णन किया है। जैसे पहले एल का मतलब होता है लैंड। किसी भी औद्योगिक संगठन या किसी भी उद्योगों को लगाने के लिए, किसी भी आर्थिक गतिविधि को संचालित करने के लिए लैंड की जरूरत पड़ती है। और लैंड की जो समस्या है, वो लैंड की समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने जो बेकार पड़ी जमीनें हैं उनको अधिकृत करके औद्योगिक सेक्टर को देने का या औद्योगिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए आसान बनाने का उन्होंने उसमें सुझाव दिया है। दूसरा जो एल का मतलब होता है लेबर, यानी कि श्रम। श्रम औद्योगिक गतिविधियों का एक अहम महत्वपूर्ण घटक है, जिसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता या जिसमें किसी भी प्रकार की जटिलता औद्योगिक गतिविधियों के संचालन में नुकसानदायक हो सकती है। तो श्रम कानूनों में लालफिताशाही को कम करने के लिए और श्रम कानूनों को औद्योगिक केंद्रों के हिसाब से, आर्थिक विकास की गतिविधि के हिसाब से और आसान बनाने के लिए प्रावधान किए जाएंगे। तीसरा जो एल का मतलब होता है, उस तीसरे एल का मतलब होता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है तरलता। तरलता का मतलब होता है कि पैसे का आदान प्रदान, डिमांड और सप्लाई का चयन का चलते रहना। डिमांड और सप्लाई के चयन के चलते रहने के लिए जरूरत है कि आर्थिक चक्र चले। आर्थिक चक्र के लिए जरूरत है कि लोगों के पास पैसा हो। तो इस कोरोना काल में जो सबसे अधिक नुकसान हुआ है वो हमारे गरीबों और प्रवासी मजदूरों या श्रमिकों को हुआ है। तो इन क्षेत्रों को प्रमोट करने के लिए इस लिक्विडिटी में उन्होंने जो बात कही है वो कहा है कि हम इनके खातों में नगद पैसे का ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा, जिससे मार्केट में तरलता को बनाया जा सके। जो चौथा ला का मतलब है, उसका मतलब एल का मतलब उसका मतलब है ला, कानून, श्रम कानून, कंपनी कानून, इन सब की लाल फीताशाही और भाई भतीजावाद को खत्म किया जाएगा और इनको आधुनिक भारत के निर्माण के लिए आधुनिक कानूनों के रूप में इनको परिवर्तित किया जाएगा। इन समस्याओं के बाद उन्होंने 4 प्रकार के अपने संकल्प को बताया। जैसे पहला था उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का संकल्प ऐसा है कि अब इकोनॉमिक ग्रोथ जो होगी हमारी, वो इंक्रीमेंटल ग्रोथ की जगह कैसी होगी, क्वांटम ग्रोथ की बात की जाएगी। दूसरा उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, बुनियादी ढांचे की बात की। आर्थिक गतिविधि या किसी राष्ट्र के विकास के लिए, औद्योगिक संगठनों के विकास के लिए, मानव संसाधन को मानव पूंजी में कन्वर्ट करने के लिए, किसी भी प्रकार के आर्थिक विकास की गतिविधि को संचालित करने के लिए बुनियादी ढांचों का होना अति आवश्यक है। तो जो भी हमारे बुनियादी ढांचे हैं, जो भी आज तक रहे हैं, उनमें सुधार किया जाएगा, उनका इनोवेशन किया जाएगा और उनको आधुनिक तरीके से डिजाइन किया जाएगा और आधुनिक तरीके से डिजाइन करके आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाएगा। उस हिसाब से जो बुनियादी ढांचा खड़ा किया जाएगा वो भविष्य के भारत के निर्माण के नींव को आगे प्रमोट करेगा। दूसरा उन्होंने, तीसरा जो उनका संकल्प था कि सिस्टम में सुधार किया जाएगा। जो भी सिस्टम आज हमारे पास हैं, कानून हैं, कंपनी एक्ट को लेकर के, लेबर लॉ को लेकर के, औद्योगिक सेक्टर को लेकर के, ट्रांसपोर्ट को लेकर के, उन सब में जो भी पुराने सदियों से चली आ रही रीति नीतियां हैं उनमें परिवर्तन किया जाएगा, उनका आधुनिकीकरण किया जाएगा, उनको आधुनिक टेक्नोलॉजी से उनको सुसज्जित किया जाएगा, ताकि वो भविष्य की उठती हुई चुनौतियों को दूर करने के लिए आधुनिक भारत के निर्माण को लेकर के एक बेहतरीन नींव के रूप में हमारे सहयोग को आगे बढ़ा सकें। फिर जो चौथी बात उन्होंने की थी वो किया था, उन्होंने डिमांड की कि डिमांड को लगातार बनाए रखना है। आर्थिक गतिविधि को चलाने के लिए, आर्थिक चक्र को चलाने के लिए ये जरूरी है कि डिमांड और सप्लाई का चैन बना रहे। डिमांड और सप्लाई किसी भी आर्थिक चक्र का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है और आप जानते भी हैं कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। तो डिमांड को बनाने के लिए भी उन्होंने कुछ इसमें बातें कही हैं। चौथा डेमोग्राफी को लेकर किया गया था, जिसका मतलब होता है जनसांख्यिकी लाभांश।
भारत जनसांख्यिकीय लाभांश वाला राष्ट्र है। भारत के अधिकांश जो आबादी है, युवा है, इन युवा आबादियों को, जिनको हम मानव संसाधन कहते हैं, इन मानव संसाधनों को मानव पूंजी में कन्वर्ट करके भारत के आर्थिक विकास में इनके सहयोग को प्राप्त करना है हमें। तो इन बातों को लेकर के उन्होंने अपनी बात की थी, और इन सब पे क्या, किस प्रकार की योजनाएं बननी है, किस प्रकार का धन डोनेट करना है, ये सारी बातें को लेकर के वित्त मंत्रालय को अधिकृत किया गया। तो हमने देखा कल जो हमारा पहला पार्ट 1 था, उसमें हमने देखा कि वित्त मंत्रालय ने अपने पहली जो किस्त है उसमें 6 लाख करोड़ रुपया उन्होंने जारी किया है। उस 6 लाख करोड़ रुपए में उन्होंने सबसे अधिक जो प्राथमिकता दी है वो सूक्ष्म लघु उद्यम क्षेत्र को दिया है, एमएसएमई क्षेत्र को। एमएसएमई क्षेत्र में कुछ सुधार भी किए गए, जैसे पहला एमएसएमई क्षेत्र की परिभाषा को बदल दिया गया है। पहले जो परिभाषा थी वो निवेश को लिंक करके दी जाती थी। अब जो परिभाषा नहीं बनी हो टर्नओवर के आधार पर दी जाएगी। पहली परिभाषा के अनुसार जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो सर्विस सेक्टर है, वहां के लिए अलग, दोनों के लिए अलग अलग परिभाषाएं थी, लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों के लिए परिभाषाएं सेम कर दी गई हैं। दूसरा ये है कि जो आपका सूक्ष्म लघु उद्यम क्षेत्र है, यहाँ के लिए जो सबसे बड़ा संकट है वो कर्ज का संकट है। तो कर्ज के संकट को दूर करने के लिए हमने देखा था कि 3 बातें वहां कही गई थी। पहला कि 3 लाख करोड़ रुपए का गारंटी मुक्त जो है कर्ज उनको दिया जाएगा। दूसरा 70,000 करोड़ रुपए का एक अलग फंड बनाया जाएगा। तीसरा 50,000 करोड़ रुपए का फंड की बात की जाएगी। और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को ये सरकारी आदेश जारी किया गया कि वो जितना भी बकाया उनके पास एमएसएमई का है उसको 45 दिनों के अंदर वो पूरा करें। इसके बाद आप देखेंगे कि जो दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर था वो एनबीएफसी का था, नॉन बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का। उनके उद्धार के लिए भी काम किए गए हैं। उनके उद्धार के लिए 75,000 करोड़ रुपए फंड प्रावधान किया गया। उस 75,000 करोड़ रुपए को 2 पार्ट में बांटा गया। एक 30,000 करोड़ रुपए का स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम लॉन्च की गई। ये उनके लिए लॉन्च की गई जो बड़ी एनबीएफसी कंपनियां हैं, और इस स्कीम के तहत जितने भी धन लॉन्च किए गए हैं उसकी पूरी गारंटी सरकार लेगी। दूसरा 45,000 करोड़ रुपए का एक आंशिक लिक्विडिटी स्कीम लॉन्च की गई। ये उन छोटे एनबीएफसी के लिए है जिनके जारी किया गया जो कर्ज है उसका 20% पे सरकार गारंटी प्रोवाइड करेगी। तीसरा आपने देखा कि पीएफ के क्षेत्र में भी कुछ सुधार किए गए। पीएफ के क्षेत्र में क्या किया गया कि जो पीएफ है वो 12% से घटा करके कितना कर दिया गया, 10% कर दिया गया। चौथा आपने देखा टैक्स के क्षेत्र में भी कुछ प्रावधान किए गए थे। पहला प्रावधान ये किया गया कि जो एक्ट का रिटर्न की डेट है वो बढ़ा करके 30 नवंबर 2020 कर दी गई। दूसरा किया गया कि जो टीडीएस और टीसीएस है उनमें जो है उनके दरों में अगले साल पूरे वित्त वर्ष के लिए क्या किया गया, 14 मई से पूरे वित्त वर्ष के लिए क्या किया गया, 25% की उसके दर में कटौती कर दी गई। इस तरह आप देखेंगे अगला जो सेगमेंट है उन्होंने बात की, अगले सेगमेंट में उन्होंने डिस्काम कंपनियों के लिए बात की। डिस्काम किनको बोलते हैं, बिजली वितरण कंपनियों का जो संघ है उसको डिस्काम बोलते हैं। तो डिस्काम को उद्धार के लिए भी पैसे जारी किए गए, 90,000 करोड़ रुपए डिस्काम को उद्धार के लिए भी जारी किए गए। तीसरा आप देखेंगे कि निर्माण संबंधी गतिविधियों के लिए भी कुछ प्रावधान पहले उन्होंने किस्त में किया था, जहां कहा गया था कि रियल एस्टेट कंपनियों को रेरा अधिनियम के कानून के तहत 6 महीने की छूट प्राप्त की जाएगी। चौथा उन्होंने लोकल से वोकल को प्रमोट करने के लिए एक प्रावधान उसमें किया गया और कहा गया कि 200 करोड़ रुपए तक के ठेके की जितने भी कंपनियां हैं उसमें विदेशी कंपनियों के प्रवेश को वर्जित कर दिया गया। चौथा बात उन्होंने कहा, अगली जो बात उन्होंने कही वो ये कहा कि जो कारोबारियों के लिए विवाद से विश्वास तक की स्कीम है उसकी डेट को आगे 31 दिसंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और लास्ट में पीएम केयर फंड से 3100 करोड़ रुपए का धन जो है वो और रिलीज किया गया। तो इस प्रकार हम देखे थे कल कि जो हमारा आत्मनिर्भर भारत का पहला चक्र वहां पूरा हो गया था। आज दूसरे चरण में हम आत्मनिर्भर भारत पार्ट 2 को देखेंगे और यहाँ देखेंगे कि दूसरे चरण में अपने दूसरी किस्त में वित्त मंत्रालय ने कितना धन जारी किया और किन किन योजनाओं को प्राथमिकता में रखा। चलिए आइए देखते हैं। तो आज हम देखेंगे, हमने यहाँ लिखा है आत्मनिर्भर भारत। हम आज देखेंगे आत्मनिर्भर भारत अभियान पार्ट 2, आत्मनिर्भर भारत अभियान पार्ट 2। इसमें हम देखेंगे कि वित्त मंत्रालय द्वारा आज कौन सी घोषणाएं की गई और उसके लिए कितना ग्रांट जारी किया गया। तो हम देखेंगे कि वित्त मंत्रालय ने अपनी आज दूसरी किस्त जारी की और इस दूसरी किस्त में कुल 3.1 लाख करोड़ रुपए का फंड जारी किया है। कितने का फंड जारी किया है? 3.16 लाख करोड़ रुपए का, 3.16 लाख करोड़ रुपए का उसने फंड जारी किया गया है। और इस फंड के तहत कुल 9 योजनाओं पर ध्यान दिया गया है। इन 9 योजनाओं में कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो पहले से चली आ रही हैं, उनको विस्तारित किया गया है। कुछ नई योजनाओं का संचालन किया गया है। इन 9 योजनाओं में कुल 5 क्षेत्रों को आप देखेंगे। इन नई जो 9 योजनाएं हैं, इस 9 योजनाओं में
कुल 5 क्षेत्रों को प्राथमिकता में दी गई है और उन 5 क्षेत्रों के हिसाब से ही योजनाओं का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। प्रवासी श्रमिकों संबंधित जो योजनाएं हैं उसमें कुल 3 प्रावधान दिए गए हैं। मुद्रा योजना संबंधित जो प्रावधान है उसमें कुल 2 प्रावधान हैं। छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए भी इसमें प्रावधान किए गए हैं जिसमें कुल 2 क्षेत्रों पर बात की गई है। मध्यम वर्ग के आवास हेतु भी प्रावधान किया गया है जिसमें कुल 1 प्रावधान है और जनजातीय तथा आदिवासी क्षेत्रों के लोगों के रोजगार संबंधी भी 1 प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार कुल 9 प्रावधानों को या 9 योजनाओं को 5 सेक्टरों में बांटा गया है। 3 सेक्टरों को रखा गया प्रवासी श्रमिकों संबंधी प्रावधान के तहत, 2 सेक्टर संबंधित है मुद्रा योजना संबंधित प्रावधानों में, 2 सेक्टर संबंधित है छोटे एवं सीमांत किसानों के प्रावधानों से, 1 है मध्यम वर्ग के आवास हेतु प्रावधान से संबंधित और 1 है जनजातीय क्षेत्रों के रोजगार से संबंधित प्रावधानों से रिलेट करता है। अब हम इसको एक एक करके देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। आज हमने पहले से इसको नोट डाउन करके रखा ताकि समय की बचत हो, आपको हम अच्छे समझा सकें। तो हमने क्या देखा, पहला क्या है, प्रवासी मजदूरों से संबंधित प्रावधान। इसमें कुल कितने प्रावधान किए गए हैं? 3 प्रावधानों को हम बारी बारी देखेंगे। तो पहला प्रावधान किया गया है प्रवासियों को 2 माह के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति। प्रवासी किसको बोलते हैं हमने कल बताया था, जो व्यक्ति काम के लिए या किसी अन्य कारण से अपने मूल निवास स्थान जन्म स्थान को छोड़ करके किसी दूसरे क्षेत्र में जाके बसता है उसको प्रवासी बोलते हैं। तो जो प्रवासी मजदूरों संबंधित प्रावधान है उसमें कुल 3 प्रावधान किए गए हैं। पहला प्रावधान यह है प्रवासियों को 2 माह के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति की जाएगी। इसके तहत बात की गई है कि बिना पहचान कार्ड या राशन कार्ड वाले गरीबों को अगले 2 माह तक 5 किलो अनाज अर्थात गेहूं या चावल प्रति व्यक्ति हर महीने तथा 1 किलो चना प्रति परिवार देने की घोषणा की गई है। तो इसको आप ध्यान से देखिए, इसमें क्या किया गया है कि बिना किसी प्रमाण पत्र के या बिना राशन कार्ड के प्रत्येक गरीब परिवार को अगले 2 माह तक 5 किलो अनाज जिसमें गेहूं और चावल आएगा प्रति व्यक्ति हर महीने दिया जाएगा। वहीं चना 1 किलो प्रति परिवार के हिसाब से दिया जाएगा। तो हमने 2 चीज़ देखा, जो अनाज है वो प्रति व्यक्ति हर महीने के हिसाब से मिलेगा, जो चना है वो प्रति परिवार हर महीने के हिसाब से मिलेगा। इस पर जो कुल राशि खर्च होगी वो 3500 करोड़ रुपए खर्च होगी और इस पूरे राशि का जो खर्च है वो केंद्र सरकार द्वारा उठाया जाएगा, लेकिन इसका जो क्रियान्वयन है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाना है। दूसरा प्रावधान इसमें किया गया 1 नेशन 1 कार्ड। आप जानते हैं कि जितने भी हमारे प्रवासी श्रमिक हैं वो जब दूसरे क्षेत्रों में रोजगार ढूंढने के लिए जाते हैं तो उनका जो राशन कार्ड है वो उनके केवल मूल निवास स्थान पे वैलिड होता है, दूसरे क्षेत्रों में वैलिड नहीं होता है। इस आधार पर उनके दूसरे क्षेत्रों में सस्ते अनाज नहीं मिल पाते, जिससे उन्हें दिक्कत होती है और किसी भी आपातकाल की स्थिति में या किसी भी अनियमितता की स्थिति में उनके सामने भुखमरी की जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने 1 नेशन 1 कार्ड का एक जो है प्लेटफॉर्म तैयार किया और यह 1 नेशन 1 कार्ड का जो प्लेटफॉर्म है उसके तहत ये कहा गया है कि प्रवासियों को भारत में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से पीडीएस राशन खरीदने में सक्षम बनाने हेतु इसे मार्च 2020 तक प्रौद्योगिकी प्रणाली का उपयोग होगा। अर्थात जिस शहर में आपको रोजगार मिला है उसी शहर में आपको सस्ता और मुफ्त अनाज मिलेगा। इस प्रकार आप देखेंगे तो यह एक पोर्टेबिलिटी योजना है। क्या है? यह एक पोर्टेबिलिटी योजना है। इस तरह आप देखेंगे तो यह एक पोर्टेबिलिटी योजना है। इस योजना को 23 राज्यों में अगस्त 2020 तक पोर्टेबल बनाया जाएगा और 100% पोर्टेबिलिटी हमें कब प्राप्त कर लेनी है? मार्च 2021 तक। इस योजना के दायरे में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ी 83% आबादी आएगी। तो जो 1 नेशन 1 कार्ड का प्लान है वो राशन कार्ड को पोर्टेबल माध्यम दिया जाएगा, जिससे व्यक्ति उस राशन कार्ड के साथ जिस भी क्षेत्र में रोजगार करेगा उस क्षेत्र में वो राशन कार्ड मान्य होगा और उस राशन कार्ड के तहत वो अपने क्राइटेरिया के हिसाब से सस्ता अनाज लेने के लिए कैसा होगा? सक्षम होगा। और ये जो योजना है इसको अगस्त 2020 तक 23 राज्यों में पोर्टेबल बनाया जाना है और 100% पोर्टेबिलिटी हमें कब तक प्राप्त कर लेनी है? मार्च 2021 तक। और इस योजना के दायरे में कितने % आबादी आएगी पीडीएस की? 83% आबादी पीडीएस की आएगी। अब हम देखते हैं प्रवासी मजदूरों से जो तीसरा प्रावधान है वो क्या किया गया है। तीसरे प्रावधान में यह है कि जो प्रवासी श्रमिकों
और शहरी गरीबों के लिए। तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें दोनों के लिए है, एक प्रवासी श्रमिक, दूसरा शहरी गरीबों के लिए सस्ते किराए के आवास परिसरों की योजना शुरू करने का प्रावधान किया गया है पीपीपी मॉडल पर। पीपीपी मॉडल क्या होता है? जहां निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हैं। निजी क्षेत्र आपका एक्सीलेटर होता है, निजी क्षेत्र आपका काम करता है, सार्वजनिक क्षेत्र उसको संरक्षण प्रदान करता है, सार्वजनिक क्षेत्र उसका सहयोगी के रूप में होता है। तो जहां सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं उसको बोलते हैं पीपीपी मॉडल। तो पीपीपी मॉडल के तहत प्रवासी श्रमिकों और शहरी गरीबों के लिए सस्ते किराए के आवास परिसरों की योजना शुरू करने का भी प्रावधान किया गया है। इसके तहत सरकार ने पहली बार, एक ध्यान रखिएगा, सरकार ने पहली बार प्रवासी मजदूरों को किराए का मकान उपलब्ध कराने को लेकर उपाय किए हैं। इसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना, ये ध्यान रखने वाली बात है, इसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका डिस्कशन हम करेंगे जब कॉन्सेप्ट में आएंगे, अभी आप समझिए। इसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रमुख शहरों में केंद्र सरकार निजी क्षेत्रों के साथ मिलकर किराए पर दी जाने वाली आवासीय परियोजनाएं लगाएगी। तो जो ये प्रवासी मजदूरों, प्रवासी श्रमिकों या शहरी गरीबों के लिए आवास बनाना है, इस आवास को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पीपीपी मॉडल के आधार पर निजी क्षेत्र और केंद्र सरकार मिलकर के बनाएंगे। इसमें एक प्रावधान किया गया है कि निजी क्षेत्र अपने निजी जमीनों पर मकान को बनाएगा और इस मकानों को केंद्र सरकार के द्वारा अलॉट किया जाएगा। किसको? प्रवासी श्रमिकों और गरीबों को। अच्छा, अब देखिए इसके फायदे क्या होंगे। ये भी एक प्रकार से प्रवासी मजदूरों को अप्रत्यक्ष, एक तो उनके लिए आप किराए का मकान दे रहे हैं। जो प्रवासी मजदूर बाहर कहीं रहने जाता है, पहली बात तो उसको मकान लेने में दिक्कत होती है, किराए का मकान उसको मिलता नहीं है, उससे उसकी जो क्षमता वो घटती है। दूसरे, अगर उसको मकान मिलते भी हैं तो इतने महंगे मिलते हैं कि उसकी जो क्रय शक्ति क्षमता है वो पैसे कमाने के बाद भी क्या होती है? घट जाती है। लेकिन जब उनको सस्ते किराए के मकान सरकारी तरफ से अलॉट किए जाएंगे तो उनका उसमें बचत होगी, आत्मनिर्भरता उनकी बढ़ेगी। तो इसके फायदे, ये तो डायरेक्ट फायदे होंगे। अप्रत्यक्ष फायदे कैसे होंगे कि जब आप आवासीय परियोजनाओं को संचालित करेंगे तो आवासीय परियोजनाओं को संचालित करने वाली जो कंपनियां हैं उनके लिए रोजगार का सृजन होगा, और जब उनके लिए रोजगार का सृजन होगा तो जिस क्षेत्र में वो कंपनियां काम करेंगी उस क्षेत्र के श्रमिकों, उस क्षेत्र के वेंडर्स, उस क्षेत्र के स्टील वर्कर्स, उस क्षेत्र के जो भी चीज़ें हैं उनके लिए एक रोजगार पैदा होगा, और इन कंपनियों को जो भी इनकम होगी एक नया निवेश का क्षेत्र इनके लिए उपलब्ध होगा, और इससे जो इनकम होगी उस इनकम को फिर से ये निवेश के तहत अर्थव्यवस्था में डालेंगे, और इस प्रकार अर्थव्यवस्था का जो चक्र है वो घूमना स्टार्ट हो जाएगा। फिर इतना ही नहीं, जो गरीब मजदूरों के हैं, अभी जो वो झोपड़ियों में रह रहे हैं, चौल में रह रहे हैं, जिनके पास ठीक से जो है स्वच्छता का अभाव है, पानी का अभाव है, या जो शौचालय नहीं है, इन सब के चलते उनका जो जीवन हो दयनीय हो जाता है। वो नौकरी करने के चक्कर में विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। साथ ही जिस क्षेत्र में वो रहते हैं, शहरी क्षेत्र का एरिया स्लम एरिया के रूप में घोषित कर दिया जाता है, वहाँ विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ पैदा होती हैं। इससे एक सामाजिक विद्वेष की भावना भी पैदा होती है। इन सब चीज़ों को लेकर के जब आप इस योजना के तहत सरकार लोगों को किराए पर मकान देगी जिसमें सारी सुविधाएं होंगी, तो इससे एक तरफ तो गरीब मजदूरों की दैनिक स्थिति, गरीब मजदूरों के जीवन स्तर में सुधार आएगा, वहीं दूसरी तरफ शहरों की स्थिति भी सुधरेगी और स्लम एरिया को दूर किया जा सकेगा। इस प्रकार आप देखेंगे कि ये जो योजना है प्रवासी श्रमिकों, सारे गरीबों के लिए सस्ते किराए पर मकान देने की योजना, ये स्लम एरिया को दूर करके एक बेहतर और स्वच्छ भारत के निर्माण में भी अपने कदम को आगे बढ़ाती हुई नजर आएगी। फिर हम देखते हैं, इतना ही नहीं, इसके अलावा एक प्रावधान इसमें और कहा गया है, राज्यों को एक एडवाइजरी जारी की गई है और उसमें कहा गया है कि दूसरे राज्यों से पलायन कर अपने राज्य को लौट रहे प्रवासी मजदूरों के लिए रास्ते में पका भोजन, ठहरने की जगह और उन्हें किसी साधन से पहुंचाने का जो दायित्व होगा वो राज्य सरकार का होगा, और इसके लिए कुल जो पैसा है वो 11,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। लेकिन यह 11,000 करोड़ रुपए स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के माध्यम से खर्च किए जाएंगे, SDRF के माध्यम से खर्च किए जाएंगे। तो इस तरह आप देखेंगे प्रवासी मजदूरों के लिए आवास, किराए पे सस्ते आवास की जो योजना है वह उनके लिए प्रत्यक्ष तो लाभकारी है ही, अप्रत्यक्ष रूप से उनके लिए शहरी क्षेत्र के लिए, उस क्षेत्र के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए, आर्थिक गतिविधि को संचालित करने के लिए, विकास के लिए भी एक प्रक्रिया को संचालित करती है। तो हम इस प्रकार देखेंगे कि कैसे जो एक योजना है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से आर्थिक गतिविधि को संचालित
कर रही है। फिर इसके साथ आपने देखा उसमें प्रावधान किया गया कि जो प्रवासी मजदूर लौट के आ रहा है उसके रास्ते के खाने की व्यवस्था, उसके रुकने की व्यवस्था, उसके ठहरने की व्यवस्था और उसे उसके प्रवास क्षेत्र से उसके क्षेत्र में वापस लाने की व्यवस्था की जो जिम्मेदारी है वो राज्य सरकार की होगी। उसके लिए कुल 11,000 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और यह 11,000 करोड़ रुपये कैसे खर्च किए जाएंगे? स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के माध्यम से खर्च किए जाएंगे। अब हम आते हैं जो दूसरा विषय है, जो दूसरा सेक्टर है इसमें प्रावधान किया गया है मुद्रा योजना संबंधी प्रावधान। इसमें कुल 2 प्रावधान हैं, लेकिन हम जानते हैं मुद्रा योजना क्या होती है। केंद्र सरकार ने छोटे उद्यम शुरू करने के लिए एक 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की थी। तो मुद्रा योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी और इसका उद्देश्य क्या है? छोटे उद्यम को शुरू करने के लिए लोगों को वित्त प्रदान करना, ऋण प्रदान करना। तो 2015 में जो मुद्रा योजना शुरू की गई, इसके मुख्यतः 2 उद्देश्य घोषित किए गए। पहला उद्देश्य था स्वरोजगार के लिए आसानी से लोन देना और दूसरा ये था कि छोटे उद्यमों के जरिए रोजगार का सृजन करना। इन चीज़ों को ध्यान में रख करके यह योजना स्टार्ट की गई और इसका जो क्रियान्वयन है वो मुद्रा बैंक के द्वारा किया जाता है। तो मुद्रा योजना में कुल 3 तरीके के लोन आपको दिए जाते हैं। पहला है शिशु लोन। शिशु लोन के तहत 50,000 रुपये तक का आपको लोन दिया जाएगा। दूसरा है किशोर लोन। किशोर लोन के तहत 50,000 से 5 लाख रुपए तक का आपको लोन दिया जाएगा, कर्ज दिया जाएगा। और तीसरा है तरुण लोन। तरुण लोन के तहत आपको 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। तो आपने देखा कि जो मुद्रा योजना है, यह मुद्रा योजना कब शुरू की गई थी? 2015 में। किस लिए शुरू की गई थी? छोटे उद्यम स्टार्ट करने वालों को ऋण देने के लिए। छोटे उद्यम जो स्टार्ट करेंगे उनको क्या देने के लिए? ऋण देने के लिए। छोटे उद्यम स्टार्ट करने वालों को ऋण देने के लिए। और इसका संचालन कैसे होता है? मुद्रा बैंक के द्वारा किया जाता है। मुद्रा बैंक के द्वारा किया जाता है। और जो ये मुद्रा योजना है, इसमें जो लोन है वो आप देखेंगे 3 तरीके का लोन इसमें दिया जाता है। पहला है शिशु, दूसरा है किशोर और तीसरा है तरुण। शिशु योजना के तहत आप 50,000 तक का लोन ले सकते हैं। किशोर योजना के तहत आपको 50,000 से 5 लाख तक का लोन दिया जाता है और तरुण योजना के तहत आपको 5 लाख से और 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। लेकिन आप एक चीज़ देखेंगे कि इस मुद्रा योजना में जो प्रावधान वित्त मंत्रालय के द्वारा 3,16 करोड़ रुपए में जारी किया गया है, वो आप देखेंगे कि इसमें केवल शिशु मुद्रा ऋण के बारे में बात की गई है। और इसमें जो 2 प्रावधान है, उसमें पहला प्रावधान जो है शिशु मुद्रा ऋण से संबंधित है। तो क्या हम देखते हैं, शिशु मुद्रा ऋण लेने वालों को 12 माह के लिए 2% ब्याज छूट का प्रावधान किया जाएगा और इसके तहत 1,500 करोड़ रुपए की राहत उन्हें प्रदान की जाएगी। इसके तहत कहा गया कि जो भारत सरकार ने कहा कि जो मुद्रा शिशु लोन लेने वाले लोग हैं, अगर वह अपना लोन उचित समय पर चुकता करते हैं तो ऐसे लोगों को 12 माह की अवधि के लिए 2% का ब्याज उपादान अर्थात ब्याज पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जिससे और ये उन लोगों को मिलेगा जिनका जो ऋण है वो 50,000 से नीचे होगा। और अभी हमने आपको बताया कि शिशु ऋण के तहत 50,000 तक के लोन आपको दिए जाते हैं। शिशु मुद्रा ऋणों का जो वर्तमान पोर्टफोलियो है वो आप देखेंगे 1.62 लाख करोड़ रुपए के करीब है। इस प्रकार अगर जो शिशु मुद्रा लोन लिए हैं वो अपना जो लोन है, जो ब्याज की राशि है, उसको उचित समय पर चुकाते हैं तो उनको 12 माह की अवधि के लिए 2% का ब्याज उपादान दिया जाएगा और इससे शिशु मुद्रा ऋण लेने वालों को लगभग 1,500 करोड़ रुपए की राहत मिलने वाली है। कितने की राहत मिलने वाली है? 1,500 करोड़ रुपए की राहत मिलने वाली है। दूसरा जो इसमें है वो प्रावधान किया गया है स्ट्रीट वेंडरों के लिए, क्योंकि स्ट्रीट वेंडर भी छोटे उद्यम स्टार्ट करने वालों की श्रेणी में आते हैं। इनको भी मुद्रा योजना के तहत जो है शामिल किया गया है। इसलिए मुद्रा योजना का जो प्रावधान किया गया है उसमें शिशु क्षेत्र को अलग से प्रावधान किया गया और दूसरे क्षेत्र में स्ट्रीट वेंडरों के लिए भी बात की गई। कहा गया है कि स्ट्रीट वेंडरों के लिए 5,000 करोड़ रुपए की ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत प्रत्येक उद्यम के लिए 10,000 रुपए की प्रारंभिक कार्यशील पूंजी की बैंक ऋण सुविधा दी जाएगी और यह सुविधा शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों के रेहड़ी पटरी पे काम करने वाले लोगों के लिए लॉन्च की गई है। इस योजना के तहत कर्ज का जो भुगतान है
वो डिजिटल तरीके से किया जाएगा और कर्ज समय पर चुकाने वालों को सरकार की तरफ से प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। और अभी ये चर्चा का विषय है कि यह कर्ज जो है 7% दर पर दिए जाने हेतु प्रावधानित किया गया है। तो इस प्रकार हम देखेंगे मुद्रा योजना के तहत दो बातें शामिल की गई। पहला, जो शिशु ऋण लेने वाले लोग हैं, अगर वह अपने ऋण का जो भुगतान है वह उचित समय पर करते हैं तो 12 महीने के लिए उनके जो ब्याज है उस पर 2% की सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाएगी। और इस प्रकार अगर उनको सब्सिडी मिलती है तो लगभग 1500 करोड़ रुपए की राहत उनको प्रदान होगी। दूसरा, स्ट्रीट वेंडरों के लिए बात की गई है और कहा गया है कि स्ट्रीट वेंडरों के लिए 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर को अपना उद्यम स्टार्ट करने के लिए प्रत्येक उद्यम के लिए 10,000 रुपए की प्रारंभिक कार्यशील पूंजी दी जाएगी। और यह शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र में काम करने वाले स्ट्रीट वेंडरों के लिए उपलब्ध होगी। इस तरीके से इसका जो कर्ज है या कर्ज के लिए जो राशि है उसका भुगतान डिजिटल माध्यम से किया जाएगा। और इसमें यह भी कहा गया है कि इस कर्ज का भुगतान समय पे उचित समय पे करने वालों को प्रोत्साहित किया जाएगा। तो इस प्रकार हमने मुद्रा योजना के बारे में देखा। देखते हैं जो तीसरा प्रावधान है, तीसरा सेक्टर, वो है छोटे एवं सीमांत किसानों से संबंधित प्रावधान। छोटे और सीमांत किसान किसे कहते हैं? सीमांत किसान उसे कहते हैं जिसके पास कृषि योग्य भूमि 1 हेक्टेयर से कम होती है। मतलब सीमांत किसान कौन है? जिसके पास जो कृषि योग्य भूमि है, कृषि योग्य भूमि है, वह कृषि योग्य भूमि 1 हेक्टेयर से कम हो, 1 हेक्टेयर से कम हो। तो 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान को क्या बोलते हैं? सीमांत किसान। छोटा किसान किसको बोलते हैं? जिसके पास जो भूमि है वो भूमि 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच की हो, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच की हो, हेक्टेयर के बीच। तो सीमांत किसान उसको कहते हैं जिसके पास कृषि योग्य भूमि 1 हेक्टेयर से कम होती है। छोटे या लघु किसान उसके कहते हैं जिसके पास कृषि योग्य भूमि 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर से कम होती है। तो इनके लिए 2 प्रकार के प्रावधान इसमें किए गए। पहला किया गया, किसानों के बीच 30,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज बांटने के लिए नाबार्ड को वित्त की सुविधा उपलब्ध कराया गया। अब देखेंगे किसको सुविधा उपलब्ध कराया गया? नाबार्ड को। ये ध्यान रखने वाली बात है। वित्त की जो सुविधा है किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए का जो अतिरिक्त कर्ज की सुविधा दी गई, वो उसकी जिम्मेदारी किसको दी गई? नाबार्ड को दी गई। और इसके लिए नाबार्ड में एक अतिरिक्त आपातकालीन फंड की व्यवस्था की गई, एक अतिरिक्त आपातकालीन फंड की उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई। और इस राशि का उपयोग नाबार्ड राज्य स्तरीय व जिला स्तरीय सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के जरिए किसानों को कर्ज देने के लिए करेगा। तो आपने देखा किसानों के लिए जो पहला प्रावधान है वो ये है कि किसानों के बीच 30,000 करोड़ रुपया कर्ज बांटने का जो है पैसा जारी किया गया और उस पैसे की जिम्मेदारी नाबार्ड को दी गई। और इस हेतु नाबार्ड में एक अतिरिक्त आपातकालीन फंड या अतिरिक्त आपातकालीन कोष का गठन किया गया और नाबार्ड इस पैसे का उपयोग राज्य स्तरीय या जिला स्तरीय सहकारी बैंकों या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से किसानों को कर्ज देने के लिए करेगा। तो हमने देखा। अब जो दूसरा प्रावधान है किसानों के लिए वो ये किया गया कि 2.5 करोड़ किसानों को केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड, जिसके आधार पर किसानों को कम ब्याज पे लोन दिया जाता है। ऐसे तो आप देखेंगे 7% का लोन है, लेकिन अगर वो समय से चुकता करते हैं तो 3% उस पर ब्याज सब्सिडी पड़ती है। इस प्रकार जो केसीसी के तहत जो कर्ज दिया जाता है उस पर जो ब्याज का जो दर है वो 4% के करीब आ जाता है। तो इसमें कहा गया कि 2.5 करोड़ किसानों को केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड देने का प्रावधान किया गया। इसमें किसानों को कुल 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया जा सकेगा। लेकिन यह कर्ज उन्हीं किसानों को मिलेगा जो स्वयं आगे चल के आएंगे। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया सरकार निर्धारित करेगी, फिर आगे हम देखेंगे। लेकिन इसमें एक बात यह कही गई कि जो मत्स्य यानी कि मछुआरे और पशुपालन करने वाले किसान हैं उन सभी किसानों को केसीसी जारी किया जाएगा। तो हमने किसानों को लेकर के 2 प्रावधान देखा। पहला, उनके लिए 30,000 करोड़ रुपए कर्ज की व्यवस्था की गई, उसकी जिम्मेदारी नाबार्ड को दी गई। इसको लेकर के नाबार्ड में एक अतिरिक्त आपातकालीन फंड की गठन किया गया और नाबार्ड को जिम्मेदारी दी गई कि वह इस पैसे को सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से किसानों को कर्ज देने के लिए करेगा। दूसरा, 2.5 करोड़ किसानों को केसीसी दिया जाएगा और इस हेतु कुल 2 लाख करोड़ रुपए के कर्ज दिए जाएंगे। लेकिन यह कर्ज उन्हीं किसानों को दिया जाएगा जो स्वयं इसके लिए आगे निकल के आएंगे। लेकिन इसमें एक प्रावधान और यह किया गया कि जो मछुआरे हैं और पशुपालन करने वाले किसान हैं उन सभी किसानों को केसीसी दिया जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं जो चौथा सेक्टर है
जिसको आज प्राथमिकता में रखा गया वो यह है मध्यम वर्ग हेतु आवास संबंधी योजना। और अभी हमने कुछ देर पहले भी देखा था कि आवास संबंधी योजना एक जगह और चलाई गई थी, लेकिन वह किराए के आवास संबंधी योजना थी और वो भी चलाई गई थी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। पीपीपी मॉडल पर उनको गठित करना था श्रमिकों के लिए। यहाँ हम देखेंगे कि जो मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग हेतु भी एक आवास योजना चलाई गई है। उसमें क्या प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, एक चीज ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वह मध्यम वर्गों के लिए आवास की व्यवस्था सुनिश्चित करने को लेकर के सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है, जिसको दोनों सेक्टर में चलाया गया, शहरी सेक्टर में और ग्रामीण सेक्टर में भी। तो यहाँ जो मध्यम वर्ग को आवास देने की बात की जा रही है वो शहरी क्षेत्र के मध्यम वर्गों को आवास देने की बात की जा रही है। तो यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत एमआईजी मकानों के क्राइटेरिया है, एलआईजी, एमआईजी इस तरह के मकान होते हैं। एमआईजी के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना, मतलब जो हस्तांतरण होगा धन का वो कैसा होगा, नकदी के आधार में होगा। और कैसे होगा, वो ऑनलाइन ट्रांसफॉर्मेशन के तहत होगा। तो क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना, जिसको हम शॉर्ट में CLSY बोलते हैं, के विस्तार के माध्यम से आवासन क्षेत्र और मध्यम आय समूह को 70,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन दिया गया है। CLSY योजना के तहत 6 लाख से 18 लाख रुपए सालाना आय वाले मध्यम वर्ग को होम लोन पर ब्याज सब्सिडी दी जाती है। यह योजना मई 2017 में लागू की गई और इसे 31 मार्च 2020 तक उसको पूरा मान लिया गया। लेकिन इस लॉकडाउन के चलते कोरोना काल में इस योजना को विस्तारित किया गया है और अब इसकी जो अवधि है वो 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दी गई है। तो आप देखेंगे कि जो मध्यम वर्ग हेतु जो योजना चलाई गई, उस योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत एमआईजी मकानों के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना के तहत जो मकान दिए जाते थे उनका जो अवधि है वो विस्तारित करके 31 मार्च 2021 तक कर दी गई है। और ये जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना है इसके तहत किनको मकान मिलता है, इनके तहत उन व्यक्तियों को मकान मिलता है जिनकी सालाना आय 6 लाख से 18 लाख के बीच की हो। और ये योजना के तहत जो धन दिया जाता है, जो लोन दिया जाता है, उस लोन पे सरकार के द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो अगला चौथा सेक्टर था कि मध्यम वर्ग हेतु आवास योजना, तो मध्यम वर्ग आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दी जानी है, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत दी जानी है। इसको लेकर के 70,000 करोड़ रुपए का ग्रांट जारी किया गया है और यह योजना क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के तहत दी जाएगी। क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना क्या होती है, तो हमने बताया क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना के तहत 6 से 18 लाख सालाना आय वाले व्यक्तियों को एमआईजी मकान दिए जाते हैं और उनके मकान लेने पे जो कर्ज उनको मिलता है उस कर्ज पे जो ब्याज होता है वो ब्याज पे सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाती है। इस योजना का स्टार्टिंग हुआ था मई 2017 में, इसकी समापन हुआ 31 मार्च 2020 को, लेकिन इस दौरान इसकी जो अवधि को विस्तारित करके 31 मार्च 2021 तक कर दिया गया, अर्थात 1 साल की योजना इसको विस्तारित कर दी गई है। इस आज के ग्रांट में जो अंतिम प्राथमिकता वाली बात है, 5वां सेक्टर, वो है आदिवासी या जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने संबंधी प्रावधान। इसके तहत कैंपा फंड का उपयोग करते हुए रोजगार सृजन हेतु 6,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कैंपा फंड का जो फुल फॉर्म वो है क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, अर्थात कैंपा के अंतर्गत 6,000 करोड़ रुपये जो जारी किया गया है उसका उपयोग शहरी क्षेत्रों सहित वनीकरण एवं वृक्षारोपण कार्यों में, कृत्रिम पुनरुत्थान कार्यों में, सहायता प्राप्त संरक्षण में, वन एवं वन्यजीव संबंधी बुनियादी सुविधाओं का विकास आदि में किया जाएगा। और भारत सरकार 6,000 करोड़ रुपए तक की इन योजनाओं को तत्काल स्वीकृति भी प्रदान करेगी। इस प्रकार का जो योजना चलेगी, इन योजनाओं से जो आधारभूत संरचनाओं का विकास होगा या इन योजनाओं से जो श्रमिकों की डिमांड बढ़ेगी, श्रमिकों का जो डिमांड का क्षेत्र विकसित होगा, उससे शहरी, अर्धशहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जनजातीय या आदिवासियों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन भी होगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि जो 5वां सेक्टर है वो एक्चुअली कैंपा जो फंड है उसके विस्तार को लेकर के है, जिसमें कहा गया है कि कैंपा फंड का उपयोग करते हुए रोजगार सृजन हेतु 6,000 करोड़ रुपया सरकार ने जारी किया गया है। और इस कैंपा फंड का जो के तहत जो हम पैसा मिला है उसका हम क्या करेंगे, शहरी क्षेत्र का विकास करेंगे, वनीकरण को लेकर के उसका इस्तेमाल करेंगे
और सहायता प्राप्त संरक्षण के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे। वन एवं वन्य जीवों से संबंधित बुनियादी ढांचाओं का विकास करेंगे। इन सब प्रक्रियाओं से जो डिमांड उठेगी श्रमिकों को लेकर के, या इन प्रक्रियाओं से जो बुनियादी ढांचे का विकास होगा, जो निर्माण गतिविधियां संचालित होंगी, इनसे शहरी, अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जनजातीय आदिवासियों के लिए रोजगार के अवसरों का भी सृजन होगा। तो इस प्रकार हमने पांचों सेक्टर को देख लिया कि क्या कितने पैसे जारी किए गए, प्राथमिकता दिया गया। एक बार हम इनका क्विक रिवीजन करेंगे और क्लास खत्म करेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों हमने देखा कि आज हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान का पार्ट 2 पढ़ा। पार्ट 2 में हमने देखा कि वित्त मंत्रालय के द्वारा अपनी दूसरी किस्त के रूप में 3.16 लाख करोड़ रुपए जारी किए गए, जिसमें कुल 9 योजनाओं को प्राथमिकता में रखा गया। इन 9 योजनाओं में कुछ पुरानी योजनाएं थी जिनको विस्तारित किया गया, कुछ नई योजनाओं को संचालित किया गया। 9 योजनाओं को 5 सेक्टरों में बांटा गया। 5 सेक्टरों में प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। पहला क्या था, प्रवासियों के लिए योजना, उसमें 3 सेक्टरों में बात की गई। दूसरा मुद्रा योजना, उसमें 2 सेक्टरों की बात की गई। तीसरा छोटे और सीमांत किसान, इसमें 2 सेक्टरों की बात की गई। चौथा मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना, इसमें 1 सेक्टर की बात की गई। और जनजातीय क्षेत्रों के लिए आवास योजना, इसमें भी 1 सेक्टर की बात की गई। तो प्रवासियों के लिए जो योजना थी उसमें 3 सेक्टर में कौन कौन सी बात की गई। उसमें पहला ये था कि जो प्रवासी हैं, जो बाहर रहते हैं, वो बिना किसी राशन कार्ड के या बिना किसी आईडी कार्ड के 2 महीने तक का राशन, अनाज और चने ले सकते हैं। दूसरा क्या किया गया कि 1 नेशन 1 कार्ड की बात हमने वहां की, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तीसरी बात हमने उसमें क्या देखा था प्रवासियों को लेकर के, तीसरी बात देखा था कि प्रवासी और जो शहरी क्षेत्र के लोग गरीब हैं, उनके लिए किराए पर आवास की बात भी सरकार ने कहा था, जिसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पीपीटी मॉडल पे आधारित आपको आवास बनाना है। दूसरा मुद्रा योजना है। मुद्रा योजना संबंधित 2 प्रावधान किए गए। पहला शिशु लोन वाले प्रावधान किए गए। इसमें कहा गया जो शिशु लोन लेते हैं वो अगर अपना कर्जा समय पर चुकाते हैं तो 12 महीने तक उनको जो ब्याज है उस पर 2% की सब्सिडी दी जाएगी। और दूसरा क्या किया गया, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए भी 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। और उसमें कहा गया कि एक स्ट्रीट वेंडर को एक उद्यम खोलने के लिए हम 10,000 रुपए देंगे। दूसरा ये है कि छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए कुछ प्रावधान किए गए। तो छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए 2 तरह के प्रावधान किए गए। पहला प्रावधान किया गया कि 30,000 करोड़ रुपए के कर्ज का प्रावधान किया गया, लेकिन इस कर्ज की जिम्मेदारी किसको दी गई, नाबार्ड को। और इससे हेतु नाबार्ड में एक आपातकालीन आपदा फंड बनाया गया। और ये कहा गया कि नाबार्ड इस पैसे का उपयोग सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के हिसाब से किसानों को कर्ज देने के लिए करेगा। दूसरा इसमें क्या किया गया कि 2.5 करोड़ लोगों को केसीसी दिया जाएगा, और इस केसीसी में कुल 2 लाख करोड़ तक का कर्ज प्रोवाइड किया जाएगा। मत्स्य क्षेत्र और पशुपालन क्षेत्र के किसानों को इसमें शामिल किया गया। उनको सभी इस प्रकार के क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों को केसीसी दिया जाएगा। तीसरा था कि मध्यम वर्ग के लोगों के लिए एक आवास बनाए जाएंगे। वो आवास योजना प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे। इसको लेकर के जो निजी क्षेत्र से है उनसे बात की गई है। MIG मकान उनके लिए अलॉट कराए जाएंगे। तीसरी बात है जनजातीय क्षेत्रों में। तो जनजातीय क्षेत्रों के जो है लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए क्या किया गया है, जो कैंपा फंड है, कैंपा प्रावधान के तहत जो है पैसे 6,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। उस 6,000 करोड़ रुपए से जो भी कार्य किए जाएंगे, वनीकरण किया जाएगा, शहरी विकास किया जाएगा, पुनरुत्थान किया जाएगा, उनसे जो निर्माण गतिविधियां संचालित होंगी, उनसे जो श्रमिकों की डिमांड होगी, वो उस क्षेत्र में निवास करने वाले, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, चाहे शहरी क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में निवास करने वाले स्थानीय जनजातीय क्षेत्रों के लिए वो रोजगार का सृजन करेंगे। तो इस प्रकार हमने आज जो है पार्ट 2 पढ़ लिया। तो हमने देखा अभी तक अगर हम कैलकुलेशन देखें तो हम देखेंगे कि 7 लाख करोड़ रुपया जो है वो RBI ने पहले जारी कर दिया था। 6 लाख करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने फर्स्ट किस्त जारी की। 3.16 लाख करोड़ रुपया अभी जारी किया गया। तो आप इस तरह देखेंगे कुछ 7, 6, 13, 3, 16 लगभग 16 लाख करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। कल की जो वित्त मंत्रालय घोषणा होगी उसमें 4 लाख करोड़ रुपए का फंड जारी किया जाएगा। तो हम उसकी चर्चा कल करेंगे, उस पर कल फैक्ट का पोर्शन देखेंगे। और कल हमें लगता है कि 20 लाख करोड़ रुपए का जो कॉन्सेप्ट है वो फैक्ट पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम कॉन्सेप्ट पे आएंगे। धन्यवाद मित्रों, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। लेकिन इसके बाद इससे पहले कि मैं अपनी बात खत्म करूं, मैं हर बार बोलता हूं कि आपको कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार का कोई सिलेबस को लेकर कुछ जानना हो, इस क्लास का जो हमने वीडियो रिकॉर्ड किया है इसको लेकर के आपको समझना हो, कुछ PDF लेना हो, किसी भी प्रकार के एजुकेशनल UPSC के फील्ड की जानकारी को लेकर के अगर आपको हमसे बात करनी हो तो आप हमसे हमारे इस संपर्क माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, जिसको अभी हम आपको डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, चलिए, हमने आपको बताया कि आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी टेलीग्राम ID जो है भूमि IAS, BSOOMIIAS। भूमि का B आपका कैपिटल रहेगा, BSOOMI IAS में पूरा कैपिटल रहेगा। तो
तो आप भूमि IAS पे टेलीग्राम आईडी पे हमें आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ आप अटैच हो सकते हैं। वहाँ आपको और भी क्लासेस या और भी मटेरियल्स और भी करंट के न्यूज़, वहाँ सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। दूसरा, आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7827188599। या आप हमें हमारे पुराने लेक्चर को देखने के लिए हमें यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है विवेक रुद्रा फ्रॉम लखनऊ। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले दिन नई क्लास के साथ।